Swayam Prabha. Digital India. Educated India. मैं डॉक्टर मीना रानी, समाज विज्ञान संकाय राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, पुलिसिंग विधि एवं व्यवहार के 10वें सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ। इस पाठ्यक्रम के इस विषय को चयन करने का मेरा मूलभूत उद्देश्य यह था कि संपूर्ण वैश्विक स्तर पर यदि कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी ऐसे संगठन की सार्वभौमिकता लगभग दिखाई पड़ती है तो वो पुलिस है। भारत में भी पुलिस नामक संगठन की जो उपस्थिति है वो ब्रिटिश की देन है। पुलिस का अपना क्लासिकल या आदर्श स्वरूप यूरोप में देखने को मिलता है। हमने पूर्व के सत्र में भी यह चर्चा की थी कि किस प्रकार 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश को यह आवश्यकता महसूस हुई कि भारत में एक ऐसा स्थायी निकाय या संगठन होना चाहिए जो भारतीयों में पनप रहे ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह को समय समय पर दबा सके। उसी वक्त लंदन में 1829 के आसपास आधुनिक पुलिस बल की स्थापना हो चुकी थी। भारत में 1861 में पुलिस अधिनियम 1861 के माध्यम से पुलिस बल की स्थापना की गई। परंतु बड़ा ही रोचक विषय यह रहा कि ठीक उसी समय वैश्विक पटल पर एक और दर्शन अपनी जगह बना रहा था, जिसे गांधी दर्शन की संज्ञा दी जाती है। जिस प्रकार पुलिस बल पूरे विश्व में दिखाई पड़ता है, वैसे ही इस दर्शन की प्रासंगिकता को पूरे वैश्विक परिदृश्य में स्वीकार किया गया। प्रश्न उठता है कि दोनों परस्पर विरोधी आधारों पर चलने वाले ये दर्शन, पुलिस दर्शन, यानी कि जिसका आधार हिंसा, दंड, बल प्रयोग है, वहीं समानांतर रूप से गांधी दर्शन जिसका आधार अहिंसा, पारस्परिक संवाद है, इनके बीच का कोई मध्यम मार्ग कैसे हो सकता है? गांधी दर्शन की प्रासंगिकता संपूर्ण विश्व में स्वीकार करने के बाद यह समय समय पर प्रश्न उठता रहा कि गांधी दर्शन और पुलिस के बीच का मार्ग क्या है। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने इस गांधी दर्शन को प्रतिपादित किया, अपने जीवन में पुलिस बल के प्रयोग के असंख्य ऐसे उदाहरण देखे जिसमें पुलिस ने कठोरता से दमन किया था। गांधी जी का एक महत्वपूर्ण मत था कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। उन्होंने हमेशा इन नीतियों का विरोध किया। गांधी जी के यदि दर्शन को हम समझने का प्रयास करेंगे, यह देखने का प्रयास करेंगे कि पुलिस और पुलिस की नीतियों में गांधी दर्शन कहाँ फिट बैठ सकता है, यानी कि गांधी दर्शन और पुलिस का मध्यम मार्ग क्या है। आज का ये 10वां सत्र गांधी दर्शन और पुलिस नामक विषय को ही समर्पित है। गांधी दर्शन के मूल आधार को समझें, इससे पूर्व यह समझना जरूरी हो जाता है कि पुलिस और पुलिसिंग, इनमें क्या अवधारणात्मक भेद है। यद्यपि एक पूर्ण सत्र मैंने इस बात को स्पष्ट किया था, लेकिन फिर भी एक आधारभूत रूप से मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि पुलिस ढांचों को, यानी कि उसकी शारीरिक या फिजिकल स्ट्रक्चर को व्यक्त करती है, वहीं पुलिसिंग वो क्रिया है, वो व्यवहार है जिसके माध्यम से ये संगठन समाज में कानून और व्यवस्था स्थापित करता है। स्पष्ट है कि गांधी दर्शन की मुख्य भूमिका उस क्रिया में है।
जिसके माध्यम से पुलिस कानून और व्यवस्था कायम करती है, अर्थात पुलिसिंग में। तो मुख्य रूप से हमें यह समझना है कि पुलिसिंग में गांधी दर्शन की क्या भूमिका हो सकती है। गांधी दर्शन को समझने से पूर्व एक महत्वपूर्ण बात गांधी दर्शन की मैं यहाँ उल्लेखित करना चाहूंगी कि गांधी जी का मानना था कानून और कानून से संबंधित सभी उपकरण अर्थात पुलिस ये एक नैतिक प्रक्रिया है, न कि कानूनी प्रक्रिया। आइए गांधी दर्शन को समझने का प्रयास करते हैं। गांधी दर्शन के मूल आधारों की बात करें तो गांधी दर्शन का सर्वप्रथम जो मूल आधार गांधी दर्शन के पंचव्रत में छिपा हुआ है। गांधी दर्शन के पंचव्रत थे सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। पुलिस में मुख्य रूप से पंचव्रतों में जिन दो का प्रयोग होता है वह है सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने हमेशा अहिंसा को प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि यदि पुलिस व्यवस्था अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करे तो बल प्रयोग की बजाय संवाद और विश्वास पर आधारित समाधान को प्राथमिकता मिलेगी। गांधी जी के लिए अहिंसा हिंसा की अनुपस्थिति मात्र नहीं था। गांधी जी के लिए अहिंसा के मायने सक्रिय प्रेम था, सक्रिय एवं निरंतर प्रेम। यदि पुलिस ऐसा सक्रिय और निरंतर प्रेम जनता में स्थापित कर पाती है तो अहिंसा के माध्यम से भी पुलिस अपने लक्ष्यों में सफल हो सकती है। उनका मानना था कि पुलिस को अपराधियों और जनता के बीच सत्य और न्याय को स्थापित करने का माध्यम बनना चाहिए। गांधी जी कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। उनके लिए सत्य का प्रयोग मात्र इतना नहीं था कि आप झूठ नहीं बोलें, अपितु अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में ऐसे मूल्यों को स्थापित करें, उनके प्रति ईमानदार बने रहें। गांधी जी सत्य की एक व्यापक परिभाषा करते थे। गांधी जी ने कहा कि यदि पुलिस सत्य और अहिंसा के इन मानकों को स्थापित करती है तो पुलिस जनता के माध्यम से समाज में कानून और व्यवस्था बनाए रख सकती है। सत्य और अहिंसा के इन दोनों व्रतों के माध्यम से पुलिस समुदाय के साथ नजदीकी स्थापित कर सकती है। इसीलिए गांधी जी के दर्शन की एक मूलभूत मान्यता समुदाय आधारित पुलिसिंग थी। गांधी जी ग्राम स्वराज और समुदाय केंद्रित व्यवस्थाओं में विश्वास रखते थे। उनके अनुसार पुलिस का कार्य केवल कानून लागू करना नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के साथ मिलकर अपराध को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने का होना चाहिए। गांधी जी आत्मनिर्भर समुदाय का जिक्र किया करते थे। उनका मानना था कि आत्म केंद्रित समाज जो आत्मनियंत्रित हो, ऐसे समाज पुलिस की जरूरत को न्यूनतम कर सकते हैं, क्योंकि आत्मनियंत्रण के माध्यम से अनेक प्रकार के अपराधों से बचा जा सकता है और अपराधों को रोका जा सकता है। गांधी दर्शन के अन्य मूल आधार थे नैतिकता और आत्मनियंत्रण। गांधी जी का विश्वास था कि आत्मनियंत्रण और नैतिकता से प्रेरित व्यक्ति समाज में शांति और न्याय स्थापित कर सकता है। इसी प्रकार पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय नैतिकता और ईमानदारी का परिचय देना चाहिए। अर्थात गांधी जी कानून और व्यवस्था स्थापित करने में समुदाय और पुलिस दोनों की बराबर भूमिका का जिक्र करते थे। उनका मानना था कि आत्मनियंत्रित समाज, गांधी जी जिन 5 व्रतों की बात करते हैं उनमें सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य में भी वो खाली यौन नियंत्रण की बात नहीं करते,
अपितु इंद्रिय नियंत्रण और आत्म नियंत्रण की बात भी करते हैं। पुनः अस्तेय, अस्तेय का मतलब किसी भी दूसरे की चीज पर अधिकार न मानना, न स्थापित करना। समानता का मूल मंत्र उन्होंने अस्तेय को माना। अपरिग्रह अर्थात किसी दूसरे की वस्तु को चोरी न करना। पुनः गांधी जी का यह सिद्धांत खाली चोरी न करने तक सीमित नहीं था, अपितु ऐसे विचार का भी परित्याग कर देना। उनका कहना था कि यदि चोरी करने का विचार मनस में आता है तो चोरी करने के समान ही है। वो ऐसे समाज में जिसमें ऐसे पंच व्रतों का पालन किया जाए, ऐसे आत्मनियंत्रित समाज में उनका मानना था कि पुलिस की जरूरत सीमित रह जाएगी। पुनः पुलिस की भी वो ये जिम्मेदारी तय करते थे कि वो नैतिकता और ईमानदारी का पालन करे। उनका मानना था कि ऐसी नैतिक और ईमानदार पुलिस समुदाय के साथ संवाद कायम करके कानून और व्यवस्था बनाए रख सकती है। शांति निर्माण में भूमिका में पुलिस का जिक्र करते हुए गांधी जी का मानना था कि पुलिस को केवल कानून का पालन करवाने वाला अंग न मानकर समाज में शांति और सद्भावना कायम करने वाला संगठन बनना चाहिए। अर्थात उनका कार्य नकारात्मक ना होकर सकारात्मक भी होना चाहिए। उनका मानना था कि ये उनके दृष्टिकोण से, यानी कि गांधीवादी दृष्टिकोण से प्रेरित कार्यप्रणाली होगी। अब हम जिक्र करते हैं गांधी जी के शांतिवाद की, जिसके वही पंचव्रत आधार हैं। गांधी जी का शांतिवाद मूलतः सत्य पर टिका हुआ था। सत्य यानी कि ट्रुथ। गांधी जी का विश्वास था कि सत्य सबसे उच्चतम नैतिक सिद्धांत है। मैंने पूर्व में बताया कि गांधी जी कहते थे सत्य ही ईश्वर है। इस उच्चतम नैतिक सिद्धांत का पालन करते हुए पुलिस अपनी जिम्मेदारी को बेहतरी से निभा सकती है। उनका मानना था कि सत्य की खोज में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, यानी कि सत्य और हिंसा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुनः उनके लिए अहिंसा हिंसा की अनुपस्थिति मात्र नहीं था, उनके लिए अहिंसा सक्रिय प्रेम था। उनके अनुसार सत्य और अहिंसा आपस में जुड़े हुए हैं और उनका मानना था कि सत्य की प्राप्ति के लिए अहिंसा का पालन अनिवार्य है। पुनः जो उनके इस संपूर्ण दर्शन का आधार है अहिंसा, जिसके माध्यम से उन्होंने सत्याग्रह करके भारत को आज़ादी दिलवाई, और जिसका हम आज पुलिस बल में जिस दर्शन की बात कर रहे हैं उसमें सबसे मूल मंत्र और सबसे विरोधी यदि पुलिस के कोई मंत्र है तो वो अहिंसा ही है। क्योंकि पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली यदि संपूर्ण विश्व में भी देखें तो हिंसा और बल प्रयोग पर आधारित है। गांधी जी की अहिंसा बल प्रयोग को पूरी तरह से नकारती है और बल प्रयोग के स्थान पर करुणा की बात करती है। अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस। गांधी जी के हिसाब से अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा का परित्याग नहीं है, बल्कि विचारों, शब्दों और कर्मों में भी अहिंसा का पालन करना है। गांधी जी अहिंसा को कायरता नहीं मानते थे। उनका ये मानना था कि यदि आपके विचार में भी ये आया कि आप सामने वाले पे हिंसा का प्रयोग करें, लेकिन आप शारीरिक बल नहीं होने के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अहिंसा नहीं है। उन्होंने अहिंसा की एक व्यापक और विस्तृत परिभाषा दी। उनका मानना था कि अहिंसा हिंसा का परित्याग नहीं है, बल्कि विचारों में, शब्दों में और कर्मों में भी अहिंसा का पालन करना है। अर्थात गाली निकालना भी हिंसा की ही कोई गतिविधि है। गांधी जी का मानना था कि हिंसा से अस्थायी समाधान हो सकता है, लेकिन स्थायी शांति केवल अहिंसा से ही संभव है। उन्होंने न केवल अपने दर्शन को मात्र शब्दों में पिरोया,
अपितु अपने संपूर्ण जीवन को उस दर्शन का व्यवहारिक प्रतिबिंब बना दिया। उन्होंने अहिंसा के माध्यम से भारत को आज़ादी दिलाकर यह स्थापित किया कि अहिंसा से स्थायी शांति या स्थायी समाधान का मार्ग खोजा जा सकता है। गांधी जी के शांतिवाद का तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव है सत्याग्रह, सोल फोर्स। गांधी जी का जो संघर्ष का तरीका था वो सत्याग्रह था, अर्थात सत्य और अहिंसा पर आधारित आग्रह। भारत के आजादी के आंदोलनों में उनके जितने भी प्रदर्शन थे वो अहिंसा आधारित थे। इसको समझने का प्रयास करते हैं। सत्याग्रह गांधी जी के शांतिपूर्ण संघर्ष का तरीका है जिसमें बिना किसी हिंसा के अन्याय और दमन का विरोध किया जाता है। पुनः यह नैतिक साहस और आत्मबल का प्रयोग है। यह साहस की अनुपस्थिति नहीं है या ये शारीरिक बल की अनुपस्थिति नहीं है, अपितु उससे भी अधिक नैतिक साहस की उपस्थिति है। आप में शारीरिक बल तो है, लेकिन आप अपने नैतिक साहस से उस शारीरिक बल का प्रयोग न कर कर सामने वाले को एक शांतिपूर्ण संघर्ष का रास्ता इख्तियार करने के लिए कहते हैं। यह नैतिक साहस और आत्मबल का प्रयोग है जिसमें अन्याय का विरोध करने वाले अपने विरोधियों को भी अहिंसा से जीतने की कोशिश करते हैं। क्षमा और सहिष्णुता। गांधी जी ने कहा कि शांति और अहिंसा में क्षमा और सहिष्णुता का होना आवश्यक है। उन्होंने हिंसा का बदला लेने के बजाय क्षमा करने पर जोर दिया। उनका एक प्रसिद्ध वचन है कि यदि कोई आपके एक गाल पर थप्पड़ मारे तो आप दूसरा भी आगे कर दें। ये किसी भी प्रकार से आपकी कायरता को बताए, गांधी जी इसका यकीन नहीं करते थे। उनका मानना था कि सामने वाले के सामने एक शांति का प्रस्ताव, उसकी हिंसा को इस प्रकार से यदि आप प्रत्युत्तर देते हैं तो उनका मन परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से सत्य का आग्रह करके, अहिंसा के मार्ग को अपनाकर और सामने वाले को क्षमा करके गांधी जी का मानना था कि हिंसा का प्रत्युत्तर दिया जा सकता है और एक स्थायी मार्ग शांति का खोजा जा सकता है। पुलिस और जनता के बीच संबंध और गांधी। अब हम समझने का यह प्रयास कर रहे हैं कि गांधी दर्शन के आधार पर पुलिस और जनता के पारस्परिक संबंध कैसे होने चाहिए। हमने बात की कि गांधी जी का जो मूल मंत्र है अहिंसा, वही पुलिस की प्रणाली का सर्वाधिक विरोधी मंत्र है। लेकिन उनका मानना था कि पुलिस और जनता के बीच में आपसी संबंध अहिंसा और विश्वास पर आधारित होने चाहिए। गांधी जी ने कहा कि सभी संबंधों की नींव विश्वास पर होनी चाहिए। यदि पुलिस के लिए आज कानून और व्यवस्था एक चुनौती बनी हुई है तो इसका सबसे मूल कारण यह है कि पुलिस जनता में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने में असफल रहती है। इसी का एक समाधान गांधी जी बताते हैं कि यदि पुलिस और जनता के पारस्परिक संबंध आपसी विश्वास के हैं तो पुलिस की कार्यप्रणाली बेहतर हो सकती है। पुलिस और जनता के बीच यदि पारस्परिक विश्वास हो तो कानून व्यवस्था के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता सीमित या कम हो जाएगी। उनका यह मानना था कि ऐसा आत्मनियंत्रित समाज, उसमें पूर्व में अपराधों की संख्या सीमित हो जाएगी। साथ ही यदि पुलिस के साथ उसका संवाद या विश्वास बना रहता है
तो पुलिस को बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनका मानना था कि पुलिस को जनता की रक्षा के लिए सहानुभूतिपूर्ण और अहिंसक तरीके अपनाने चाहिए। सत्य और पारदर्शिता को वो इन संबंधों का आधार भी बताते थे। उनका मानना था कि सत्य और पारदर्शिता को हर कार्य की आत्मा होना चाहिए। हमने पूर्व के सत्रों में जब हमारी पुलिसिंग की या पुलिस की कार्यप्रणाली की आलोचनाएं के बारे में जिक्र किया, तो एक महत्वपूर्ण आलोचना यह थी कि पुलिस की कार्यप्रणाली अपारदर्शी है। अपारदर्शी कार्यप्रणालियां हमेशा समाज के लोगों के बीच में अविश्वसनीयता को जन्म देती हैं। प्रशासन की, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो अथवा सामान्य प्रशासन की कार्यप्रणाली जितनी पारदर्शी होती है, जनता में प्रशासन के प्रति भरोसा कायम होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार इसी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी बना। गांधी जी इसका जिक्र आजादी से पूर्व भी करते हैं। उनका मानना है कि सत्य और पारदर्शिता प्रत्येक प्रशासन की या प्रत्येक क्रियाविधि की आत्मा है। उनका मानना था कि यदि पुलिस पारदर्शी तरीके से काम करे तो जनता का भरोसा उसमें मजबूत होगा। पुनः उनका यह भी मानना था कि किसी भी कार्यवाही में न्याय और निष्पक्षता का होना आवश्यक है। उनका अस्थायी सिद्धांत समानता के इस समाज को स्थापित करने में महती भूमिका अदा करता है। किसी अन्य के सम्मान को नहीं लेना, अपरिग्रह, चोरी न करना, साथ ही वो इसी दोनों से उपजे ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को देते हैं। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत ये कहता है कि समाज में जिन लोगों का संसाधनों पर कब्जा है, अर्थात तथाकथित अमीर लोग हैं, उनको आवश्यकता के अनुरूप अपनी संपत्ति का प्रयोग करके बाकी समाज के वंचित वर्गों के लिए काम में लाने चाहिए। अर्थात वे इस संपत्ति के मात्र ट्रस्टी हों, मालिक नहीं। हम सब जान सकते हैं कि यदि समाज में अमीर और गरीब के बीच की ये खाई, जो बहुत गहरी है, कम हो जाए तो समाज में अपराधों की संख्या स्वतः ही सीमित हो जाएगी या कम हो जाएगी। गांधी जी के सिद्धांत ऐसा मानते थे कि इन सिद्धांतों के माध्यम से समाज में समानता स्थापित की जा सकती है और ऐसी समानता पर आधारित समाज जहां कानून और व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए गांधी जी का ये कहना था कि किसी भी कार्यवाही में न्याय और निष्पक्षता, अर्थात किसी भी तरह की पक्षधरता नहीं होनी चाहिए। पुलिस पर एक बड़ा आक्षेप हमेशा हर समाज में ये रहा है कि वो मजबूत वर्ग के लिए पक्षधरता यानी कि उनके हित का कार्य करती है। पुलिस और जनता के बीच संबंधों में गांधी पुलिस के भी कुछ दायित्व तय करती हैं। उनका यह मानना है कि सरकारी संस्थाएं या पुलिस में जो दृष्टिकोण है वो सेवा और सहयोग का होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि सरकारी संस्थाएं जनता की सेवा के लिए हैं। यदि हम इनकी शाब्दिक परिभाषा देखें भी तो पब्लिक सर्विस माने लोक सेवक, लेकिन व्यवहार में ये लोक सेवक सेवा के लिए नहीं अपितु स्वामी के रूप में कार्य करते हैं। गांधी जी उसी ही एक विचार को बदलने की बात करते हैं। उनका मानना है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो जनता की सेवा के लिए हैं। पुलिस को भी सेवा प्रदाता के रूप में देखना चाहिए, न कि अपराध रोकने वाली संस्था के रूप में। ये एक ऐसी सेवा प्रदाता एजेंसी हो जो न केवल अपराध को रोकती है अपितु सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देती है। स्पष्ट है कि गांधी जी
पुलिस के नकारात्मक कार्य अर्थात अपराध को रोकना के साथ साथ उसकी सकारात्मक भूमिका भी तय करते हैं। हमारे सामान्य अनुभव की बात है कि कहीं भी कानून और व्यवस्था बिगड़ने का कोई कार्य हो तो पुलिस दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त पुलिस अपनी सीमित भूमिका में और कहीं नजर नहीं आती। लेकिन गांधी जी का मानना था कि वो सकारात्मक कार्य भी करे। वो समाज में सामाजिक समरसता और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिए भी एक निमित्त या एक उपकरण के रूप में सामने आए। उनका मानना था पुलिस को जनता के साथ सहयोगात्मक तरीके से कार्य करना चाहिए, न कि केवल नियम लागू करने के उद्देश्य से। ऐसे अनेक जागरूकता अभियान वर्तमान में देखने में आते हैं, जिसके माध्यम से पुलिस नियमों के पालन को समुचित और प्रभावी तरीके से करवाती है। गांधी जी का दर्शन उन्हीं कार्यक्रमों पर बल देता है ताकि जनता के साथ संवाद करके, उनके साथ एक सहयोगी संबंध स्थापित करके कानूनों का पालन सुनिश्चित करवाया जाए। हालांकि गांधी जी कानूनों के अधिक पक्षधर थे ही नहीं। उनका मानना था कि समाज में आत्मनियंत्रण होना चाहिए। ऐसे समाज में जिसमें आत्मनियंत्रण हो, वहां अपराधों की स्थिति भी कमजोर हो जाती है या उनकी संख्या भी कम हो जाती है और पुलिस नियंत्रण की आवश्यकता भी सीमित हो जाती है। पुलिस के साथ गांधी जी सामुदायिक भागीदारी पर बल देते थे। उनका ग्राम स्वराज का सिद्धांत पुलिस जनता संबंधों में भी लागू हो सकता है। उनका मानना था कि स्थानीय समुदायों को अपराध रोकने और समाधान निकालने में शामिल करना चाहिए। पूर्व के एक सत्र में हमने सामुदायिक पुलिसिंग के उदाहरण को समझा, जिसमें समुदाय और पुलिस परस्पर सहयोग से कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग गांधी जी के इन्हीं दर्शन का एक प्रयोग है। एक सेवक के रूप में पुलिस की स्थापना करते हुए गांधी जी निम्नलिखित उद्देश्यों को पुलिस के उद्देश्य के रूप में स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि पुलिस का उद्देश्य सेवा और सुरक्षा का होना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि पुलिस का मुख्य कार्य समाज की सेवा करना और जनता को सुरक्षा प्रदान करना है, न कि जनता पर शासन करना। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि यदि इसका हम हिंदी रूपांतरण देखते हैं तो लोक सेवक है, पब्लिक सर्विस है। उसी को मूलभूत मानते हुए गांधी जी ने कहा कि इनका मुख्य कार्य समाज की सेवा करना है, न कि शासन करना। पुनः पुलिस को जनता की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। अर्थात यदि पुलिस जनता के प्रति एक स्नेह का भाव रखती है, सक्रिय प्रेम करती है, जैसा कि हमने अहिंसा के सिद्धांत में समझा, उनके समाधान के लिए तत्पर रहती है, तो समाज में कानून और व्यवस्था में हिंसा के प्रयोग की संभावनाएं सीमित की जा सकती हैं। उनका ये मानना था कि विश्वास और सहयोग का निर्माण पुलिस और जनता के बीच में होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार पुलिस और जनता के बीच संबंध, जैसा कि पूर्व में भी चर्चा हुई, पारदर्शिता और आपसी विश्वास पर आधारित होने चाहिए। मैंने यह भी बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार इसी में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनकर उभरा है। जब हम गांधी जी के इस दर्शन के अनुप्रयोग के उदाहरण देखेंगे तो इसको समझेंगे। उनका मानना था कि पुलिस को ऐसा आचरण करना चाहिए कि जनता उन्हें अपने मित्र और सहयोगी के रूप में देखे, न कि डर के प्रतीक के रूप में। जबकि आज भी हमारे मनस में जब हम पुलिस के पास जाने का कोई भी ऐसा मौका आता है तो सर्वप्रथम जो भावना मन में उत्पन्न होती है वह डर की है, न कि विश्वास की। गांधी दर्शन इसी डर को अनुपस्थिति की बात करता था। उनका मानना था कि जब पुलिस का जिक्र आपके सामने आए
तो आपके मन में एक सकारात्मक भाव उत्पन्न हो, न कि नकारात्मक। उनका मानना था कि सेवक के रूप में पुलिस की स्थापना तभी संभव है यदि नैतिकता और अहिंसा का पालन किया जाए। गांधी जी ने नैतिकता और अहिंसा को सभी संस्थाओं के लिए अनिवार्य माना। उनका मानना था कि पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय इन सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। हमने पूर्व में भी चर्चा की कि उनका मानना अहिंसा में मात्र हिंसा की अनुपस्थिति नहीं था और उनके लिए कानून मात्र एक विधि प्रक्रिया ना होकर कानून का पालन एक नैतिक प्रक्रिया थी। उन्होंने माना कि बल प्रयोग केवल अत्यंत आवश्यकता पड़ने पर किया जाना चाहिए और वह भी अहिंसा के दायरे में रहते हुए। यदि हम वर्तमान समय में पुलिस की व्यवहार को शोध करने का प्रयास करते हैं तो कई ऐसे केस स्टडी सामने आती हैं जिसमें पुलिस की भूमिका बिल्कुल अंतिम समय में बल प्रयोग की रही है। गांधी जी का दर्शन इसी का ही समर्थक था। उनका मानना था कि तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी यदि स्थिति नियंत्रित नहीं हो तभी बल का प्रयोग होना चाहिए। हमने जब पुलिस की प्रक्रिया को एक सत्र में पढ़ा तो हमने प्रदर्शन के दौरान पुलिस की उस प्रक्रिया को जाना कि किस प्रकार सर्वप्रथम समझाइश होती है, उसके बाद प्रारंभिक ऐसे साधनों का प्रयोग, ऐसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिससे जनता को नुकसान नहीं पहुंचे। गोली या बल का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है। जनता की भागीदारी के संदर्भ में गांधी दर्शन का मानना था कि पुलिस को जनता के साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस संदर्भ में हम सामुदायिक पुलिसिंग की चर्चा कर चुके हैं। पुनः अपराध रोकने और सामाजिक शांति बनाए रखने में जनता की भागीदारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। सत्य और न्याय के पालन का जिक्र हमने किया ही था कि पुलिस को सत्य और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए हर वर्ग और समुदाय के प्रति निष्पक्ष रहना चाहिए और किसी भी तरह के पक्षपात या भेदभाव से बचना ही पुलिस का कर्तव्य है। इसके विरोध में जो एक सिद्धांत है वो ये मानता है कि चूंकि पुलिस समाज का ही एक अंग होती है तो समाज में जितने भी प्रकार के विभेद पाए जाते हैं वो पुलिस में स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं, चाहे वो जाति भेद हो, चाहे वर्ग भेद, चाहे लिंग भेद। ऐसे अनेक केस स्टडी हैं जब महिला पुलिस कर्मियों को आरक्षण के बावजूद भी महत्वपूर्ण निर्णय के पदों पर पुलिस द्वारा नहीं बिठाया जाता। स्पष्ट है कि जो समाज में प्रचलित लिंग भेद हैं वो स्वतः ही पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए गांधी जी किसी भी संस्था में इन सिद्धांतों की स्थापना से पूर्व समाज में इन सिद्धांतों की स्थापना को अनिवार्य मानते थे। उनका मानना था कि आत्मनियंत्रित समाज में ही पुलिस की भूमिका सीमित हो सकती है, अन्यथा नहीं। उनका जो पुलिस प्रशासन का जनता के प्रति जिस प्रकार की भावना होनी चाहिए उनमें वो नम्रता, निष्ठा और सेवा भक्ति को स्थान देते हैं। उनका ये मानना था कि नम्रता को शक्ति की अभिव्यक्ति मानते हुए उन्होंने इसे संघर्ष और समस्याओं का समाधान करने का एक साधन बताया। उनका मानना था विनम्र व्यक्ति बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान खोज सकता है। पुलिस में इसके अनुप्रयोग पर गांधी जी ने चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस को जनता के साथ संवाद में विनम्र और संवेदनशील होना चाहिए। उनका मानना था कि कठोरता की बजाय सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाने से जनता के बीच विश्वास बढ़ता है। पुनः विनम्रता से ही पुलिस समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और कमजोर वर्गों के प्रति उत्तरदायी बन सकती है। इस प्रकार उन्होंने विनम्रता को पुलिस की कार्यप्रणाली में अनुप्रयोग पर जोर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण व्यवहारिक पहलू निष्ठा का है।
गांधी जी का विचार था कि सत्य और ईमानदारी से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और निष्ठा का क्या मायने है कि निष्ठा का अर्थ है कि कर्तव्यों के प्रति पूर्ण ईमानदारी से कार्य करना। उनका ये मानना था प्रशासन का कोई भी पहलू यदि विनम्रता से और निष्ठा से अपने कार्यों को संपन्न करता है तो प्रभावी रूप से सफल हो सकता है। इसी के लिए वो निष्ठा को पुलिस में अनुप्रयोग की बात करते हैं। पुलिस में निष्ठा का अनुप्रयोग किस प्रकार हो सकता है, अर्थात पुलिस को अपने कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही भ्रष्टाचार और अन्याय से दूर रहते हुए अपने कार्यों को नैतिकता और कर्तव्यनिष्ठा से करना चाहिए। यदि हम आज कई ऐसे आंकड़े देखें जिसमें पुलिस प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात करें तो वो भारत में दूसरे या तीसरे नंबर पर स्थान रखती है। बड़ी विडंबना है कि महात्मा गांधी जिस देश में पैदा हुए और उन्होंने इतने बड़े दर्शन को प्रतिपादित किया, आज भी भारत में प्रशासन उससे कोसों दूर दिखाई पड़ता है। गांधी जी निष्ठा को एक महत्वपूर्ण मंत्र मानते थे। उनका मानना था कि भ्रष्टाचार और अन्याय से दूर रहना चाहिए, और जबकि पुलिस में हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार भी व्यापक रूप से विद्यमान है और अन्याय के अनेकानेक प्रसंग प्रतिदिन हमारे सामने आते हैं। यही कारण है कि कानून और व्यवस्था आज भी हमारे समाज के लिए चुनौती बनी हुई है। वो पुलिस में अनुप्रयोग करते हुए उनका ये मानना था कि पुलिस द्वारा जनता का भरोसा तभी जीता जा सकता है जब पुलिस अपने हर कार्य में सत्यनिष्ठ हो और निष्पक्ष हो। यदि समाज में जो विभेद उपस्थित हैं वो पुलिस में दिखाई देते हैं तो समाज में पुलिस की विश्वसनीयता कम होना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त वह सेवा भक्ति की बात करते थे। उनका कहना था कि अपनी सर्विस या अपनी सेवा के प्रति डिवोशन होना चाहिए। उनका विचार था कि सेवा जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा कि सच्ची सेवा में त्याग, समर्पण और परोपकार का भाव होता है। इसी को उन्होंने पुलिस में अनुप्रयोग की बात की कि पुलिस को केवल कानून लागू करने वाला नहीं बल्कि जनता का सेवक होना चाहिए, यानी कि सेवा का विचार रहना चाहिए। संकट के समय पुलिस को बिना भेदभाव के हर वर्ग की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। सेवा भक्ति से प्रेरित पुलिस जनता के साथ सहयोग और सम्मान का संबंध स्थापित कर सकती है। नम्रता, निष्ठा और सेवा भक्ति कि पुलिस में अनुप्रयोग होने से पुलिस की भूमिका को बेहतरी से बढ़ाया जा सकता है। पुलिस थानों की छवि में सुधार गांधी दर्शन से किस प्रकार संभव है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। सेवा और सहायता केंद्र के रूप में पुलिस थाने, यानी कि पुलिस थानों को केवल अपराध रिपोर्ट करने के स्थान की बजाय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सहायता केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए, यानी कि उनके एक नकारात्मक छवि के साथ साथ सकारात्मक छवि भी विकसित हो। थाने में जनता के लिए स्वागत योग्य माहौल होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण कि सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जनता और पुलिस के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। कई राज्यों ने ऐसे सामुदायिक पुलिसिंग के कार्यक्रमों की शुरुआत भी की है, जिसमें स्थानीय नेताओं, गैर सरकारी संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल कर अपराध रोकथाम और शांति बनाए रखने के प्रयास किए जाएं। कम्युनिटी पुलिसिंग में इस प्रकार की समितियों का निर्माण किया जाता है जिसमें स्थानीय नेता भी शामिल होते हैं और विशेष वर्ग के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भी उसका सदस्य बनाया जाता है। पुलिस के अधिकारी, स्थानीय नेता और विशिष्ट प्रबुद्धजन मिलकर समाज में कानून और व्यवस्था किस प्रकार रोकी जाए इस पर चर्चा करते हैं, यानी कि आपसी संवाद
और विश्वास की भावना का विकास इससे संभव है। सुधार और पुनर्वास पर ध्यान देना चाहिए। गांधी जी का मानना था कि सुधारवादी दृष्टिकोण को अपनाकर अपराधियों के पुनर्वास पर जोर दिया जाए। ये नहीं कि अपराधी को अपराधी मानकर हमेशा दंडित किया जाए। उनका मानना था कि अपराधियों को दंडित करने की बजाय उन्हें सुधारने और समाज में पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जाएं। पुलिस थानों की छवि में सुधार गांधी दर्शन से करने के लिए उनमें संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है और इस संबंध में संबंधित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। पुलिस कर्मियों को गांधीवादी सिद्धांतों जैसे अहिंसा, सहिष्णुता और संवाद कौशल पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। हमने पूर्व सत्र में भी चर्चा की कि चूंकि हमारी पुलिस ब्रिटिश काल की देन है, ब्रिटिश काल का उद्देश्य भारतीयों में ब्रिटिश के शासन के विरोध में पनपे उस भाव को दबाना था, न कि उनसे संवाद स्थापित करके कोई मार्ग निकालना। इसलिए पुलिस की कार्यप्रणाली में संवादहीनता दिखाई पड़ती है। हमारी आज की पुलिस के लिए जरूरी है कि यदि उन्हें गांधी दर्शन में प्रशिक्षित करना है तो उनके प्रशिक्षण के दौरान उन्हें जनता के प्रति कैसे संवेदनशील होना है, जनता से कैसे संवाद कायम करना है, उससे संबंधित प्रशिक्षित करके ही गांधी दर्शन को स्थापित किया जा सकता है। मानवाधिकारों, लैंगिक संवेदनशीलता और बच्चों या महिलाओं के प्रति व्यवहार में सुधार करने के लिए विशेष प्रशिक्षण हो। पुनः पुलिस थानों में पारदर्शिता बढ़ाई जानी चाहिए, जिसके लिए गांधी दर्शन में विशेष स्थान है। और ये पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे और सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाए। हमने मॉडल पुलिस अधिनियम का कल जिक्र किया, इसका जिक्र आगे भी हम करेंगे, जिसमें पुलिस की कार्यवाहियों के प्रति शिकायत करने के लिए भी एक संगठन की स्थापना की बात कही गई है। शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए और जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाई जाए। साथ ही जनता के साथ संवाद हो और विश्वास निर्माण हो। इसके लिए नियमित संवाद सत्र हों, जैसे पुलिस जनता मिलन आयोजित किए जाएं, ताकि जनता को अपनी चिंताएं व्यक्त करने का मौका मिले और पुलिस उनके समाधान के लिए कदम उठाए। जनता के मुद्दों को सुनना, हम इसमें जिक्र कर ही चुके हैं कि पुलिस और जनता के बीच एक ऐसा मंच स्थापित किया जाए जहां जनता अपने मुद्दे, शिकायतें और सुझाव बिना किसी भय के साझा कर सके। इसके लिए जरूरी है कि शिकायत निवारण तंत्र को सुलभ और प्रभावी बनाया जाए। पुलिस और जनता के बीच जिस संवाद का जिक्र गांधी दर्शन में के माध्यम से हम कर रहे हैं, वो संवाद सिर्फ नकारात्मक नहीं, अर्थात अपराध को कैसे रोकना, यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए, अपितु सकारात्मक भी होना चाहिए। सकारात्मक संवाद स्थापित करने के लिए जनता को पुलिस की कार्यप्रणाली, अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और पुलिस के प्रति जनता के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। हमने पूर्व के सत्रों में भी ये इस बात का जिक्र किया कि इसमें मीडिया की भूमिका अहम है। ऐसे अनेक केस स्टडी सामने आती हैं जिसमें पुलिस की भूमिका अत्यंत सकारात्मक रहती है। मीडिया को चाहिए कि वे उन मुद्दों को, उन केस स्टडी को सामने लेके आएं ताकि जनता में पुलिस के लिए विश्वास की भावना कायम हो सके। पुनः जनसंपर्क शाखा की स्थापना भी की जानी चाहिए, जिससे समुदाय सहभागिता कार्यक्रम हो सके। पुलिस और स्थानीय समुदाय के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सामुदायिक बैठकें, कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। युवाओं और महिलाओं के लिए आत्मरक्षा और कानूनी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। आत्मरक्षा के माध्यम से उनमें ये भाव उत्पन्न होता है कि वो पुलिस के कार्य में उनका सहयोग कर पा रहे हैं।
पुनः पुलिस और जनता के बीच में जो अविश्वास उत्पन्न हुआ है, उस विश्वास बहाली की तरफ कदम उठाने के लिए पुलिस को मानवाधिकारों और नैतिकता के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। जनता की सुरक्षा और सहायता के लिए पुलिस तत्पर रहे और जिससे जनता को पुलिस पर भरोसा हो, इसलिए पुलिस को मानवाधिकारों का प्रशिक्षण और उसके प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है अहिंसा, उसको पुलिसिंग में कैसे जोड़ा जा सकता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं और गांधी जी ने पूरी अपने जीवन दर्शन में उसको कैसे प्रयोग किया, इसको भी देखते हैं। गांधी जी का मुख्य सिद्धांत हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके, अहिंसा था। उन्होंने उसे हर क्षेत्र में अपनाया। उन्होंने पुलिस बल को अहिंसा और दया के साथ जनता की सेवा करने की सलाह दी। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे लोगों के साथ दयालुता और समझदारी से पेश आएं, बजाय इसके कि वे बल प्रयोग करें। उनके जीवन काल में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह की चर्चा करते हैं, जो 1930 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। नमक कानून के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में हुए इस सत्याग्रह में पुलिस बल ने गांधी जी और उनके समर्थकों के खिलाफ बल प्रयोग किया, लेकिन गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का पालन किया और पुलिस को भी इस सिद्धांत के तहत कार्य करने की सलाह दी। गांधी जी उस वक्त भारतीय जनता के सर्वमान्य नेता थे। यदि वो हिंसा का जवाब हिंसा से देते, तब उनके पास भी पर्याप्त, उनके नेतृत्व में पुलिस के प्रति हिंसा करने के लिए पर्याप्त मानव बल उनके पास था, लेकिन उन्होंने अपने और अपने अनुयायियों के लिए प्रयुक्त की गई पुलिस की हिंसा का जवाब कभी भी हिंसा से नहीं दिया। नमक सत्याग्रह के दौरान भी जब हिंसा का सहारा पुलिस ने लिया, उन्होंने इसका जवाब अहिंसा से दिया और उनको भी अहिंसा का प्रयोग करने का अनुरोध किया। चंपारण सत्याग्रह, जो सर्वप्रथम सत्याग्रह माना जाता है 1917 में गांधी जी का, गांधी जी ने चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। उसमें ब्रिटिश सरकार और नील उत्पादकों द्वारा किसानों का शोषण किया जा रहा था, जिससे उनकी हालत दयनीय हो गई थी। गांधी जी ने अहिंसक आंदोलन के माध्यम से उनका समर्थन किया और अंततः सरकार ने किसानों के अधिकारों को मान्यता दी। ये वो आंदोलन था जिसमें गांधी जी का पुलिस के प्रति अहिंसा का प्रयोग सफल रहा। गांधी जी ने एक आदर्श पुलिस बल की कल्पना की थी। इस आदर्श पुलिस बल में क्या गांधी जी चाहते थे, उसकी चर्चा करते हैं। गांधी जी ने एक आदर्श पुलिस बल की कल्पना की, जिसमें अधिकारी लोगों से प्रेम और सहानुभूति के साथ काम करें, न कि केवल कानूनी दायित्वों के तहत। उनका मानना था कि पुलिस को ऐसे अधिकारियों से भरा होना चाहिए जो न केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सक्षम हो, बल्कि समाज की भलाई के लिए भी कार्य करें। उदाहरण के तौर पे उन्होंने पुलिस बल के भीतर सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। गांधी जी ने कई बार यह कहा था कि पुलिस बल में सुधार की आवश्यकता है, ताकि वे दमन की बजाय सेवा का कार्य कर सके। गांधी जी ने अपने जीवन काल में कठोर पुलिस कार्यवाहियों का सामना किया, लेकिन उसके पश्चात भी अहिंसा के अपने मूल मंत्र से डिगे नहीं। भारत की स्वतंत्रता इस बात की परिचायक है कि उनका अहिंसा का यह दर्शन पूरी तरह से सफल रहा। इसीलिए बार बार इस बात की आवश्यकता और मांग उठती रही है कि वर्तमान परिस्थितियों में जब भारत पे भारतीय ही शासन कर रहे हैं, पुलिस बल के प्रयोग को सीमित करने के लिए गांधी दर्शन को अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा पुलिस अधिकारियों से आग्रह किया कि वे आम नागरिकों को अपराधी मानने की बजाय उनके साथ सहानुभूति और समझदारी से पेश आए। पूर्व में हमने उस मंत्र का जिक्र किया था जिसमें वो कहते हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। उन्होंने एक पुलिस पत्रिका निकाली और ऐसी पुलिस पत्रिका की आज भी प्रासंगिकता है और निकाली जा सकती है, जिसमें ऐसे लेख और संस्मरण प्रकाशित किए जा सकते हों
जो पुलिसिंग में अहिंसा और नैतिकता की भूमिका को उजागर करे। हमने पूर्व में भी कहा कि किस प्रकार मीडिया इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। मीडिया की इसी भूमिका के निर्वहन के लिए ऐसी पुलिस पत्रिका कारगर साबित हो सकती है। ये पत्रिका जनता को उनके अधिकारों और पुलिस की जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक कर सकती है। सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक एकता और शांति बनाए रखने के लिए प्रेरक कहानियों और पहल को शामिल करना। समाज और पुलिस के बीच आपसी सहयोग और भागीदारी को प्रोत्साहित करने वाले विचार और उदाहरण प्रस्तुत करना। ऐसे पुलिस कर्मियों की कहानियां ऐसी पुलिस पत्रिका में प्रकाशित की जा सकती हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर समाज की सेवा की। जनता के पत्र, सुझाव और अनुभव शामिल करना ताकि पुलिसिंग में सुधार हो सके। ऐसी पुलिस पत्रिका के साथ साथ पुलिस कैडेट्स की स्थापना भी की जा सकती है जो गांधी दर्शन के लिए प्रशिक्षित हों। इसको समझते हैं। गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को युवाओं में समाहित करना, उन्हें सामाजिक सेवा और नागरिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाना। ये कैडेट पुलिस और जनता के बीच विश्वास और आपसी समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं क्योंकि वो इस दृष्टि से प्रशिक्षित हों। इन युवाओं को पुलिस की चुनौतियों और उनकी जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाना। इन पुलिस कैडेट्स की स्थापना का मूलभूत उद्देश्य यह है कि समाज में बढ़ते अपराधों और असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उत्साह का प्रयोग करना। ये कैडेट समाज में पुलिस की छवि को भी बनाने में मदद करें, अर्थात वे पुलिस को जनता के सहयोगी और संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करें। ऐसी विशेष पुलिस भी गठित की जा सकती है जो कि गांधी दर्शन पर आधारित हो। ये विशेष पुलिस बल ऐसे समय में गठित किए जाएं जब राष्ट्रीय संकट हो या जब किसी विशेष घटनाक्रम की वजह से एक अलग सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता हो। ऐसे विशेष पुलिस बलों का एक प्रमुख उद्देश्य संगठित अपराध के नेटवर्क को तोड़ना और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना हो। ये विशेष पुलिस बल विशेष रूप से प्रशिक्षित हो, अर्थात ये आतंकवाद और हिंसा को रोकने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित हो और उन घटनाओं के प्रति सटीक और तेज प्रतिक्रिया दे सकें। गांधी जी के दृष्टिकोण से ये पुलिस बल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनकी जो कार्यशैली इस रूप से प्रशिक्षित हो कि वे नैतिकता, अहिंसा और सेवा के सिद्धांतों के अनुरूप हो। गांधी जी के इस संपूर्ण दर्शन को समझने के बाद हम अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं। निष्कर्ष से पूर्व मैं कुछ वैसे उदाहरण बता देना चाहती हूँ जिसमें कई राज्यों ने पुलिस दर्शन का प्रयोग कर महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किए। सामुदायिक पुलिसिंग जो कि गांधी दर्शन पर आधारित है, उसको केरल, तमिलनाडु सहित कई राज्यों ने अपनाया। केरल में जन मैत्री प्रोजेक्ट वो सामुदायिक पुलिसिंग का एक विशेष उदाहरण बना, जिसमें मोहल्ला बैठकों के माध्यम से घर घर जाकर संवाद कायम करके पुलिस और समुदाय के बीच में सहयोग स्थापित किया गया और कानून और व्यवस्था बनाए रखने में इस एक कंसेप्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अतिरिक्त पारदर्शिता की जो हमने बात की गई, तो राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत पुलिस प्रशासन को हमने शामिल किया और कई राज्यों में आरटीआई के तहत पुलिस बोर्डों पर पुलिस से संबंधित सूचनाएं लगाई गई, जिससे जनता में पुलिस का विश्वास कायम हो सके। महिला और बालकों के लिए भी कई राज्यों में महत्वपूर्ण प्रयोग किए गए, जैसे महिला थाने राजस्थान में बनाए गए, महिला हेल्प डेस्क, बाल मैत्री से संबंधित कई डेस्क कई थानों में उपस्थित हुए। पुलिस संवेदनशील बनी रहे, इसके लिए उत्तराखंड राज्य में पुलिस प्रशिक्षण के दौरान एथिक्स पर एक पाठ्यक्रम शामिल किया गया। पुलिस प्रशिक्षण में विशेष तौर पर हैदराबाद ने भी
ऐसे अनेक व्यवहारिक मापदंडों को शामिल किया जिसमें उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील बनने में पुलिस ऑफिसर्स की भूमिका हो। इन सब के साथ हम इस पूरे सत्र के अब निष्कर्ष को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी का विश्वास था ही कि हिंसा का समाधान नहीं हो सकता और शांति और अहिंसा से ही समाज का सुधार हो सकता है। गांधी जी का यह विचार विशेष पुलिस बलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि ऐसे बलों को अक्सर संघर्ष और हिंसा के हालात में काम करना पड़ता है। पर गांधी जी का मानना था कि हिंसा का प्रत्युत्तर अहिंसा हो तो स्थायी समाधान संभव है। उनका मानना था कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि ये बल जो हैं पुलिस बल समाज में भय और असमानता पैदा करने के बजाय शांति, न्याय और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दें। गांधी जी के सिद्धांतों को पालन करते हुए पुलिस बलों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए कार्य करना चाहिए ताकि जनता में पुलिस के प्रति विश्वास में वृद्धि हो और समाज में वास्तविक शांति और सुरक्षा स्थापित हो। ऐसा नक्सलवादी क्षेत्रों में सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण उपाय किया गया। नक्सलवादी क्षेत्रों में वे लोग जो नक्सल का रास्ता छोड़ना चाहते थे उनके लिए शांति पुनर्वास के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। ये शांत गांधी जी के उस मूल मंत्र पर आधारित था कि आप अपराधी से किसी भी प्रकार का दुर्भावना न रखें और उसमें पुनर्परिवर्तन की संभावना भी उपस्थित रहती है। तो गांधी दर्शन का ये सार पुलिस को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। इसी के साथ ही आज के सत्र में आपके उपस्थित रहने के लिए मैं आप सबका आभार और धन्यवाद प्रकट करती हूँ। थैंक यू। Understanding oneself, understanding others, understanding society at large, understanding the nature, these are all driven by basic human curiosity. We would all love to understand why things happen, what happens, what is the final outcome, why certain things fail. These are all exercises that we perform in various domains of knowledge. Therefore, knowledge in various domains you would realize they are actually social artifacts. They have to be rooted into historical perspective, they have to be culturally salient, and there would be socio-political reasons behind this. Whether you talk with respect to engineering sciences, whether you talk with respect to physical sciences, biological sciences, social sciences, that is the reason why humanities and social sciences should be understood by all of us. The knowledge that is segregated, that is divided with respect to areas, specializations, all of them needs to be understood in its context. And what provides the context? It is the social reality. How do you correlate knowledge in a given domain with the cultural reality, with the social reality, with the socio-political compulsions? Okay, how do you understand the law of nature, okay, in its totality? And for doing that, you require the understanding of humanities and social sciences. Say for instance, if you are trying to understand the effect of a particular bacteria, a virus, any microbe, how it affects behavior, how it affects the organism, human being, you start looking at it from a pure biological point of view. If you are trying to look at a particular type of a wavelength, say for example, you are emphasizing on the understanding of the effect of radiation on human life, you are looking at things from a physical point of view. You are looking at the corresponding changes inside the body, you are looking at the physiological side of the understanding of the information. You are trying to understand why, despite knowing the risk that is inbuilt in the process, why still human beings engage into it. You are looking at it from a pure behavioral point of view. Why society at large admire things which has full of risk. You are trying to understand things from a pure sociological point of view. Why people use particular set of words to explain those experiences. You are trying to understand things from the linguistic point of view.
So, there are whole lot of things, and then finally you try to combine all of them to say that what are the guiding principles in life. Then you say you are looking at life, you are looking at humanity from a pure philosophical point of view, and this is what social sciences courses provide you. They provide the context to you in which you would be finally positioning the understanding of the knowledge in any given domain. It could be engineering, it could be sciences, it could be medical sciences, it could be social sciences stuff, it could be humanities stuff. So, contextualizing the knowledge is what humanities social science courses help you obtain.